हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेमंत गोयल, डायरेक्टर स्पेशलिटी कॉमेट। टुडे वी विल शूट आर लेक्चर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 रिवाइज कर लिया है, बुक में से पढ़ लिया है, नोट्स में से पढ़ लिया है। आज हम लोग हमारा लेक्चर नंबर 2 एक बार फटाफट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टोटल हम 3 से 4 लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो अबाउट मैनेजमेंट की मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। आज का टॉपिक हम लोग कि मैनेजमेंट कितने तरह का होगा, उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या है, वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। फर्स्ट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या मतलब होता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। The earliest management practices were a set of rules and regulations। पुराने ज़माने में क्या होता था मैनेजमेंट का, उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते थे, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता था या उसके बेसिस पे वो कंपनी को चलाता था। बट नाउ as they grew out of the experience of the governmental and commercial activities, the development of trade and commerce gradually led to the development of management principles and practices। और धीरे धीरे जैसे कि ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता गया वैसे मैनेजमेंट भी डे बाय डे क्या होता गया, चेंज होता गया, ठीक है। उसके प्रिंसिपल्स चेंज हो गए, उसके काम करने का तरीका चेंज हो गया मैनेजमेंट का। अब वो पुराने रूल्स और रेगुलेशंस को तो काम में लेते ही है, साथ में वो डिजास्टिकली चीज़ों को जिस तरीके से डायमेटिकली चेंज हो रही है चीज़ें, ठीक है ना, डायनेमिक तरीके से चेंज हो रही है चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग वो लोग डिसीजन लेते हैं फटाफट, ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है, ठीक है। आर्ट और साइंस तो है ही, बट प्रोफेशन कंप्लीट नहीं है, बट प्रोफेशन है बट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तब हम लोग प्रोफेशन पे आएंगे तब पढ़ेंगे और उसको डिटेल में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जब भी आप लोग वीडियो को देखें, ठीक है, आप लोग हेडफोन्स का यूज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। आप हेडफोन्स लगा लीजिए जिससे आप लोगों को जो आवाज़ है, जो वॉल्यूम है, वो बहुत ही क्लियर सुनाई देगी, ठीक है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। आर्ट इज द स्किलफुल एंड द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। It can be acquired through study, observation and experience, since art is concerned with the personal application of knowledge। क्या मतलब है बेटा कि आर्ट क्या होता है, अपना काम करने का एक तरीका होता है, हिस्ट्री है आर्ट एक, ठीक है ना, अपना एक अपनी स्किल्स हैं। तो मैनेजमेंट भी क्या करता है, पुराने रूल्स और रेगुलेशंस को काम में लेते हुए, हिस्ट्री को काम में लेते हुए डिसीजंस लेता है, अपना खुद का दिमाग लगाता है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस, अगर चीज़ें चेंज हो रही है तो वो अपने बेसिस पे चीज़ों को चेंज भी करता है, ठीक है ना, अपना पर्सनल नॉलेज को वो काम में लेता है। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स आर्ट में होते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आर्ट के फीचर्स। तो आर्ट के फीचर्स कौन कौन से होते हैं बेटा। आर्ट का पहला फीचर है एक्सपीरियंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो पुरानी नॉलेज है उसको काम में लिया जाता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। चीज़ें किससे आती है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से, यानी कि आप जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे आप सीखते जाओगे और अपना खुद का एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज लगाते जाओगे। और लास्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, खुद अपनी चीज़ों को इवॉल्व करना, ठीक है। अब हमने कहा कि आर्ट के फीचर्स है ये तीनों, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब मैनेजमेंट आर्ट है क्या, यस मैनेजमेंट आर्ट है। अब कैसे आर्ट है, अगर आर्ट में, ठीक है, ये फीचर्स है तो मैनेजमेंट में भी ये सारे फीचर्स होने चाहिए। बेटा देखिए एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आएगा, अगर आपसे पूछा जाए आर्ट के क्या फीचर्स है तो ये आप ऊपर वाले आर्ट के तीनों फीचर्स लिख लीजिए। बट अगर आपसे पूछा गया कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों है तो नीचे वाले तीनों पॉइंट आपको समझाने पड़ेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अगर मैनेजमेंट आर्ट क्यों है तो ये तीनों पॉइंट समझाने पड़ेंगे। फर्स्ट है मैनेजमेंट अप्लाइड एक्वायर्ड नॉलेज। देखा, समझ में आया, ये फर्स्ट पॉइंट अप्लाई हो गया। तो मैनेजमेंट अप्लाइड एक्वायर्ड नॉलेज, मैनेजमेंट वो नॉलेज लगाता है जो अभी तक उसने एक्वायर करी है, सीखी है, इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन वेरियस सिचुएशंस। दिस गिव राइज टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिससे वो नई नई चीज़ें सीखता है और नई नई चीज़ों को अप्लाई करता है। तो डेट्स वाई मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। समझ में आया। सेकेंड है
अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। एक सक्सेसफुल मैनेजर क्या करता है? प्रैक्टिस द आर्ट, जो उसने सीखा है उसको डे बाय डे प्रैक्टिस भी करता है, ठीक है, इन अ डे टू डे जॉब ऑफ द मैनेजिंग एंटरप्राइजेस। देखिए क्या मतलब है, अगर हमने कोई चीज़ सीखी है तो उसको अप्लाई भी करना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने कार चलाना सीख लिया, पर आप कार नहीं चलाओगे तो आप भूल जाओगे कार चलाना। इसी तरीके से जो आपने मैनेजमेंट में सीखा है, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो सेकंड पॉइंट आ गया बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, तो आप उसको करना भूल जाओगे, ठीक है। दिस इज सेकंड पॉइंट, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट। थर्ड है वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट ऑफर्ड बाय मैनी मैनेजमेंट थिंकर्स which prescribe certain universal principles, but good manager work with a combination of practice and creativity, innovation etc। ठीक है, होता क्या है कि पुराने लोगों ने कुछ थ्योरीज दी हैं, तो मैनेजमेंट क्या करता है, उन थ्योरीज को अप्लाई करता है अपने हिसाब से, किसके अंदर, बिजनेस के अंदर। बाय गुड मैनेजर वर्क विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस और क्रिएटिव और इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नए नए तरीके से, ठीक है। तो हमने जो सीखा है वो अपने नए तरीकों से उसको इस्तेमाल करते हुए बिजनेस में यूज में लेता है। सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट। देखिए बेटा कुछ नहीं है, आर्ट की डेफिनेशन आपको समझनी है, स्किल ऑफ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट के 3 फीचर्स होते हैं, और मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, उन तीनों फीचर्स को मैनेजमेंट के साथ में कंपाइल करना है बस। तो समझ में आया मैनेजमेंट आर्ट क्यों होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट साइंस कैसे है? Science is a systematic body of knowledge that explains certain general truth of the operation of the general law। क्या मतलब है बेटा? साइंस का मतलब होता है कि कुछ बेसिक चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर दी है कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, ठीक है ना, कुछ हमने उसको मतलब साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है, डेट्स वाई इट इज़ अ साइंस। ऐसे ही मैनेजमेंट भी क्या है, साइंस है। अब सबसे पहले देखते हैं कि साइंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इट इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पे हर चीज़ को एक सिस्टमेटिकली डिफाइन किया जाता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल तभी बनाए जाते हैं साइंस में जब वो प्रूव हो जाते हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। और लास्ट में है यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि इसको सब लोग, ठीक है, अप्लाई करते हैं और मानते हैं, ठीक है। अगर हमने कहा है कि साइंस ने ऐसा कह दिया कि ये चीज़ ऐसी होगी, यानी कि वो प्रूव्ड है और सब लोगों को उसकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो डेट्स वाई इट इज़ अ साइंस। तो बेसिक फीचर्स आपको साइंस के समझ में आते हैं। नाउ मैनेजमेंट इज सेड टू बी अ साइंस बिकॉज, अब मैनेजमेंट साइंस कैसे है? नाउ हाउ मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। किस तरीके से? इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट खुद की थ्योरीज और प्रिंसिपल्स बनाता है, दैट हैव डेवलप्ड। और वो कहाँ से आती है? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक्सपेरिमेंट से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। मैनेजर्स नीड टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन वोकेबुलरी फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क सिचुएशन, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इसको किससे एक्सप्लेन करा है? इस फर्स्ट पॉइंट से एक्सप्लेन करा है, इस फर्स्ट पॉइंट को, ठीक है। सेकेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो चेंज होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जैसे जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं कि भाई इस रूल, इस जगह ये चीज़ अप्लाई हुई है, इस जगह ये चीज़ अप्लाई हुई है, तो मैनेजमेंट के रूल्स भी चेंज होते जाते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी, देखिए बेटा सेकंड पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू एन इनएग्जैक्ट साइंस, यानी कि मैनेजमेंट साइंस तो है बट इनएग्जैक्ट है, यानी कि कंप्लीट साइंस नहीं है। समझ में आया बेटा? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार पूछा जाता है इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में कि मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस क्यों है। इनएग्जैक्ट साइंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है वो हर टाइम अप्लाई नहीं होता है हर जगह। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको हमारे प्रिंसिपल्स को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जबकि साइंस में प्रिंसिपल्स बन जाता है तो चेंज होने के चांसेस बहुत ही ज़ीरो लेवल पर होते हैं, ठीक है। बिकॉज, अच्छा अब देखना, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर आर अनप्रिडिक्टेबल। अच्छा, मैनेजमेंट में हम लोगों को किससे डील करना है?
मैनेजमेंट में हम लोगों को पीपल से डील करना है, लोगों से डील करना है, और लोगों का बिहेवियर क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, बार बार चेंज होता रहता है। इसलिए हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, सो मैनेजमेंट साइंस तो है बट इनएग्जैक्ट है, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट है, सिंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इनएग्जैक्ट साइंस, so their applicability and use is not universally, they have to modified according to a given situation। हमने कहा कि साइंस का थर्ड फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि साइंस के रूल सब जगह फॉलो होते हैं, मैनेजमेंट के रूल भी सब जगह फॉलो होते हैं, बट बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे हमारे मैनेजमेंट के रूल फॉलो नहीं होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनएग्जैक्ट साइंस। तो बेटा समझ में आया, मैनेजमेंट साइंस तो है बट इनएग्जैक्ट है, कंप्लीट साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, और अकॉर्डिंग टू थर्ड पॉइंट साइंस के रूल जैसे कि सब जगह फॉलो होते हैं वैसे मैनेजमेंट के रूल सब जगह फॉलो नहीं होते हैं। तो समझ में आया कि मैनेजमेंट साइंस है भी और नहीं भी। ठीक है, और साइंस है तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, पुराने एक्सपेरिमेंट से चीज़ें निकल कर आती है। ठीक है, कई कई जगह अप्लाई होते हैं पुराने रूल्स, इसलिए। ठीक है ना, तो अगर आपके सामने दोनों तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप समझा सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है तो क्यों है, और मैनेजमेंट साइंस नहीं है तो क्यों है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, नाउ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन इज समथिंग दैट टाइप ऑफ वर्क दैट्स नीड स्पेशल ट्रेनिंग। मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट वो चीज़ है जहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और अ पर्टिकुलर स्किल या फिर कोई पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत होती है, ऑफन वन दैट इज़ रिस्पेक्टेड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन। अच्छा, जो लोग प्रोफेशन में होते हैं उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास जो नॉलेज होती है वो क्या होती है, हाई लेवल की होती है। एंड ऑर्गेनाइजेशन लुक्स फॉर इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस टू मैनेज दैम। और हर प्रोफेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उनको बताती है किस तरीके से काम करना होता है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी हाईली एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड होती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ प्रोफेशन? प्रोफेशन वो चीज़ होती है जहाँ पे आपको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, आप पर्टिकुलर स्किल्स को, हाईली स्किल्स को अपने हिसाब से चीज़ों को करते हो, और वो हर कोई नहीं कर सकता। नाउ व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ प्रोफेशन? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं गिवन बाय देयर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो जो सीए इंस्टीट्यूट है उसके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, सर्विस मोटिव, बेसिकली जो प्रोफेशनल लेवल होता है, जो प्रोफेशन होता है वो सर्विस मोटिव के लिए होता है, यहाँ पे लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स। ठीक है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ, इसके आगे लिख लीजिए आप, नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ की अच्छे से स्टडी होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जिसके अंडर में काम होता है, और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई एंटर प्रोफेशन के अंदर नहीं कर सकता। अगर वो उस प्रोफेशन में आना चाहता है तो उसको उस प्रोफेशन की डिग्री लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? डिग्री। डिग्री का मतलब जो वो कोर्स है वो पूरा ज्वाइन करना पड़ता है, उसको पास करना होता है, उसके बाद में आप उस लेवल को एंटरटेन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा देखिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दिस नोट, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन। अगेन, मैनेजमेंट सारे फीचर्स प्रोफेशन के फुलफिल नहीं करता, एंड दस इट इज़ नॉट अ फुल फेज प्रोफेशन, इसलिए वो फुल फेज प्रोफेशनल नहीं है। लाइक डॉक्टर और लॉयर तो फुल फेज प्रोफेशन होते हैं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब तो फुल फेज प्रोफेशंस होते हैं, बट जो मैनेजमेंट है वो फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। मैं अगेन सेम साइंस की तरह, प्रोफेशन तो है मैनेजमेंट बट इनएग्जैक्ट है, पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं है। अभी हम लोग समझेंगे प्रोफेशन है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं।
देखिए, मैनेजमेंट is said to be a profession because it is based on a systematic body of knowledge. हमने पहले पढ़ा था, देखिए ये फीचर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या है, थर्ड फीचर, इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. तो डेट्स वाई प्रोफेशन में भी क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ knowledge comprising well defined principle based on a variety of business situation. This knowledge can be acquired at different colleges and professional institutions like Indian Institution of Management. अच्छा, हमने कहा कि यहाँ पे हमको हर चीज़ की अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है प्रोफेशन में. ऐसे ही मैनेजमेंट की पढ़ाई कहाँ पर होती है, बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाती है. उसमें से सबसे जो बेस्ट प्रोफेशन इंस्टीट्यूशन है वो है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे हमको मैनेजमेंट की डिग्री दी जाती है. अच्छा, ये ज़रूरी, अब हम कहा था ना कि मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है, तो एक बात ध्यान से सुनना, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको IIM से डिग्री लेनी ही पड़ेगी. कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना डिग्री लिए भी किसी कंपनी के मैनेजर बन सकते हो. बट अगेन, अगर हमको अच्छे से हमारी प्रैक्टिस को करना है एज ए मैनेजर तो हमको यहाँ से डिग्री लेनी चाहिए. ठीक है, तो समझ में आया, मैनेजमेंट प्रोफेशन है भी और नहीं भी. ठीक है. नाउ सेकंड पॉइंट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन being designated or appointed as a manager in any business enterprises, but professional knowledge and training is considered to be a desirable qualification since there is a greater demand for those who possess degree or diploma from reputed institution. Therefore such as second criteria has not been strictly made. Again वही वाली बात जो इसने हम लोगों ने ऊपर डिस्कस करी है, यहाँ पे इसने एलिबरेट करी है. हमने कहा कि आपको एक नॉलेज का होना ज़रूरी है जो आप कहाँ से ले सकते हो, IIM से. अगर ज़रूरी नहीं है आप नॉलेज लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन. देखिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास कोई डेजिग्नेटेड डिग्री होनी चाहिए मैनेजर बनने के लिए. बट अगर आपके पास में डिज़ायरेबल डिग्री या क्वालिफिकेशन होगी तो आप अपने प्रोफेशन को अच्छे से चला पाओगे. ठीक है. सो देयरफॉर एज यहाँ पे लिख दिया इसने, देयरफॉर एज सच, देखिए देयरफॉर एज सच देयर सेकंड क्राइटेरिया हैज़ नॉट बीन स्ट्रिक्टली मेड. कोई ज़रूरी नहीं है, नॉलेज तो होनी चाहिए बट डिग्री होना ज़रूरी नहीं है आपको एज ए मैनेजर प्रोफेशनल लाइन में आने के लिए. ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट है, देयर आर सेवरल एसोसिएशंस. बहुत सारी एसोसिएशंस होती है, जैसे डॉक्टर्स की होती है, लॉयर्स की होती है, CA की होती है. तो ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट की एसोसिएशन हो और हर मैनेजमेंट उसको फॉलो करे, ये ज़रूरी नहीं है. देयर आर सेवरल एसोसिएशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया. तो बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो एज ए मैनेजर प्रैक्टिसिंग कराती है, लाइक द AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बनी हुई है. हाउएवर, बट ध्यान से देखिएगा, बट देयर इज़ नो कंपल्सन फॉर मैनेजर टू बी अ मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन. बट आप लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस एसोसिएशन के मेंबर बने. बट ध्यान रखना, अगर आप CA बनते हो तो आप CA ऑर्गेनाइजेशन, जो CA एसोसिएशन है, आप उसके मेंबर होना कंपलसरी है. डॉक्टर है तो आप उसका मेंबर होना कंपलसरी है. लॉयर है तो आपका उस बार काउंसिल के अंदर आपका मेंबर होना, एसोसिएशन में होना ज़रूरी है. बट यहाँ पर एज ए मैनेजर आपके लिए ज़रूरी नहीं रखा है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के या एसोसिएशन के मेंबर बनिए. अगेन होती तो है, डेट्स वाई इट इज़ अ प्रोफेशन, बट होना ज़रूरी नहीं है, डेट्स वाई इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन. तो फुल फ्लेज प्रोफेशनल नहीं है मैनेजर, बट है भी. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग. ठीक है. ठीक है. फिर है बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट. लास्ट है, बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. हमारा जो बेसिक पर्पस है अल्टीमेटली मैनेजर का, वो क्या है? पैसा कमाना. ठीक है. हाउएवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर डज नॉट होल्ड ट्रू इन द फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट. देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था कि मैनेजमेंट इसलिए बनाया जाता है कि वो पैसा कमा के दे कंपनी को. बट आज की तारीख में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसका मेन मोटिव पैसा कमाना है. अगेन देखिए आगे क्या लिखा है, टुडे गुड मैनेजमेंट. देखिए क्या लिखा है लास्ट में, टुडे
गुड मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली सर्व सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट अ रीजनेबल प्राइस। अगर हम लोग अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर हम लोग लोगों को देंगे, वो भी हमारे रीजनेबल प्राइजेस के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ठीक है हम लोग पैसा कमा पाएंगे। तो आज की तारीख में मैनेजमेंट का मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देना एट रीजनेबल प्राइस, ये मेन मोटिव है। तो उससे ऑटोमेटिकली हम लोग पैसा कमा लेंगे। तो समझ में आया आपको कि मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट बेटा मैंने आप लोगों को नोट्स में भी प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स में से अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यू आर क्लियर कि वाई मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट, साइंस और अ प्रोफेशन, एंड वाई मैनेजमेंट इज़ अ इनएग्जैक्ट साइंस, और वाई मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। बेटा अगर इसमें से किसी का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके उसका आंसर ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल को हम लोग सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसका डेजिग्नेशन और इसका फंक्शन देखना ध्यान से। इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा आर इंक्लूडेड। तो इसमें कौन कौन से लोग डेजिग्नेटेड होते हैं? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक सीईओ कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, एक जनरल मैनेजर जीएम और एक वीपी वाइस प्रेसिडेंट। ये सब लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, एटसेट्रा और सेम कैटेगरी के। अब इनका काम क्या होता है? मैनेजमेंट हैज़ ऑल द अथॉरिटीज़। इन मैनेजमेंट के पास में सारी अथॉरिटी होती है इन लोगों के पास में। मैनेजमेंट हैज़ ऑल द अथॉरिटीज़ एंड बिकॉज ऑफ दीज अथॉरिटीज़ ऑफिसेस ऑफ दीज लेवल्स आर अकाउंटेबल टू ओनर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ये लोग किसको रिपोर्ट करते हैं? ओनर्स को और शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं। एक्चुअली जो ओनर होते हैं कंपनी के वही शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। तो अल्टीमेटली ये किन के बिहाफ पे काम करते हैं? ओनर के बिहाफ पर सारे मैनेजर्स कंपनी में काम करते हैं और उन सबको सारी पावर्स दी जाती है मोस्टली। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट है दे फॉर्मुलेट। ये लोग क्या करते हैं? दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ये लोग अपने गोल्स और स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिससे वो लोग अपने गोल्स में अचीव हो सकते हैं। They are responsible for all the activities of their business and for its impact on society. ठीक है, they are responsible for all the activities. वो सब लोग responsible होते हैं for all the activities of their business and for its impact on the society. Again, they are responsible for all the activities of the business. वो लोग responsible है सारी activities के लिए business में एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। और सोसाइटी में जो भी इम्पैक्ट होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजर्स। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या काम करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। ये लोग ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं, पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं, एक्टिविटीज़ डिटरमाइन करते हैं, असेंबलिंग द रिसोर्सेज, सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, ह्यूमन मटेरियल, ठीक है ना, ये सारी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, इन सबको एक जगह असेंबल करते हैं। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कौन क्या काम करेगा। ठीक है, अप्रूविंग बजट बनाते हैं, उसको अप्रूव करते हैं कि कितने पैसों में ये काम होना चाहिए, एटसेट्रा आर द फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये सारे लोग ये सारे काम करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया, टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, एमडी, जीएम, वीपी ये सब लोग होते हैं। इनका मेन काम एक्चुअली सारा होता है, सारी अथॉरिटीज़, सारी पावर्स इनके पास होती है। ये लोग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस का गोल
बनाते हैं और किस तरीके से उसको अचीव करना है उसकी प्लानिंग भी करते हैं। और ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, बिजनेस के लिए अगर कुछ भी चीज़ गलत होती है तो, और सोसाइटी के लिए। और ये लोग ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज को की असैम्बलिंग, लोगों को काम बांटना, बजट को अप्रूव करना, ये सब भी इनका काम होता है। सो टॉप लेवल पे आप अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो आप लिख पाएंगे इससे। ओके। टॉप लेवल के बाद में आपका आता है बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके डेजिग्नेशन और फंक्शन समझना। इट लाइज बिटवीन टॉप लेवल एंड लो लेवल मैनेजमेंट। एक्चुअली मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहाँ पर होता है, टॉप और लो लेवल मैनेजमेंट के बीच में होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अंडर दिस इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, डिविजनल हेड, किसी डिपार्टमेंट का हेड, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल का हेड, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजर, ये सारे लोग इसमें काम करते हैं। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल से बेटा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, समझना। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, इस हॉस्पिटल के में डायरेक्टर है, सीईओ है, प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, ये सारे लोग हैं। तो ये सब तो किस में आ जाएंगे, टॉप लेवल में आ जाएंगे। ये लोग फिर क्या करेंगे, मान लीजिए एक हॉस्पिटल में स्टोर डिपार्टमेंट है जो सब चीज़ों को इकट्ठा करता है, उसका स्टोर डिपार्टमेंटल का हेड है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंटल का हेड है, कोई सुपरवाइजरी हेड है जो चीज़ों को कंट्रोल करता है उसका हेड है, ठीक है ना। तो ये सारे लोग होते हैं, ये सब किस में आएंगे, ये मिडिल लेवल में आएंगे। अब इनके अंडर में फाइनेंस डिपार्टमेंट में 4 लोग फाइनेंस को देखते हैं, तो वो सब किस में आएंगे, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल में आएंगे। क्योंकि एक आदमी तो पूरे हॉस्पिटल के अकाउंट चेक करेगा नहीं, तो ये 4 लोग अकाउंट्स बनाते हैं, इसका हेड कौन है, ये है। और ये किसको रिपोर्ट करता है, डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। तो आपको समझ में आया। तो ये लोग तो हुए टॉप लेवल में, ये हुए मिडिल में, ये हुए लोअर लेवल में, ठीक है। तो इसी तरीके से टॉप और लो के बीच में जो होता है दैट इज सेकेंड, वो होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, वो होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल में आपका डिवीजन हेड, किसी डिवीजन का हेड, मान लीजिए एक कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए सैमसंग एक कंपनी है, सैमसंग के अंदर एक तो हेड है जो ओनर है उसका, उसके डायरेक्टर है, उसके सीईओ है। अब सैमसंग के भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि एक माइक्रोवेव बनाता है, एक मोबाइल्स बनाता है, एक वॉशिंग मशीन बनाता है। तो उनके जो हेड होंगे, यानी कि जो माइक्रोवेव है उसका जो हेड होगा दैट इज़ कॉल्ड डिविजनल हेड। वो किसका हेड हुआ, डिविजनल हेड, ठीक है। एक होता है डिपार्टमेंटल, कि कोई डिपार्टमेंट बन रखा है उसके हेड होते हैं, कोई डेप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड होता है, कोई प्लांट सुपरिटेंडेंट होता है जो मशीन्स वगैरह को देखता है, एक ऑपरेशनल मैनेजर होता है जो काम करवाता है, ठीक है ना। ये सारे लोग किस में आएंगे, आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका मेन काम क्या होता है, द मेन वर्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। वो टॉप मैनेजमेंट जो प्लानिंग करी है उसको समझता है और समझाता है, किसको लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, ठीक है। द मेन वर्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। थर्ड है इंश्योर दैट द डिपार्टमेंटल हैज़ द नेसेसरी पर्सनल। वो देखता है कि उस डिपार्टमेंट में, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो काम करने के लिए स्पेसिफिक लोग हैं या नहीं है, ये कौन देखता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। मान लीजिए हमको किसी चीज़ की कोई भी चीज़ का कोई काम करवाना है, तो हम लोग देखेंगे ये काम कितने लोग कर सकते हैं, तो वहाँ पे उतने लोग हैं या नहीं है, ये काम देखना किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर है फोर्थ पॉइंट, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम। उसके बाद में वो उनको ड्यूटीज़ दे देता है, उनके लोगों को, अपने नीचे वाले लोगों को, और उनको बता देता है कि आपको क्या काम करना है या फिर करवाना है, ठीक है। फिर है कॉपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। फिर क्या करते हैं ये लोग, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट ए है, एक बी और ये सी है, ए का एक हेड है, बी का एक हेड है, सी का एक हेड है, आपस में इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, इसका काम भी किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। इनके बीच में आपस में क्या रहे, कोऑर्डिनेशन,
ये काम करना भी किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। तो क्लियर है आप लोगों का। अल्टीमेटली मिडिल लेवल मैनेजमेंट मिडिल में बन के रह जाता है, वो टॉप में जो टॉप लोगों ने टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो चीज़ डिसाइड हुई है उसको समझता है और समझाता है किसको, लोअर लेवल को। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे भी वो काम सिर्फ समझाने का है, उसको प्लानिंग करने का काम नहीं है। प्लानिंग करने का काम किसका है, टॉप लेवल का। जो प्लानिंग करी है टॉप लेवल ने, उसको समझना और समझाना, ये काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, फिर है लास्ट में सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल और लोअर लेवल। देखिए जो ये लास्ट लेवल होता है, लोअर लेवल, इसको आपको एग्जाम में सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो इसके दो नाम और है, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, और तीसरा है लोअर लेवल। यानी कि तीनों के नाम से हम इस मैनेजमेंट को समझा सकते हैं, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इट डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। अल्टीमेटली ये क्या देखता है, इट डायरेक्टली ओवरसी। अगेन वापस समझाता हूँ। मान लीजिए ए कंपनी का क्या है, डायरेक्टर, बी कंपनी का कौन है, फाइनेंस मैनेजर, और सी कौन है, जो बी के अंडर में काम करता है, मान लीजिए अकाउंटेंट। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में यानी कि ये भी मैनेजर है, ये भी मैनेजर, और ये भी मैनेजर है। बहुत सारे लोग ये जो सी वाला होता है इसको पियोन समझ लेते हैं। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल यही है, साइड में है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सी की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। सी मैनेजर है, समझना आप, सी कोई मामूली आदमी नहीं है। तो जो सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है ना, ये क्या है, सी है, बी है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है। अब ये जो हेड है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, इसके अंडर में सोचिए कितने सारे लोग काम करते होंगे। तो वो सब कौन है, सी में आएंगे। अब सी है, वो काम को करता है जो बी ने बताया है। मतलब बी, सी कौन हुआ, बी का एक तरह से असिस्टेंट हुआ, और सी के अंडर में बहुत सारी लेबर काम करेगी। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मैं आपको और इजी तरीके से समझाता हूँ। देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। तो वो तो हो गए टॉप लेवल में। ठीक है, उनके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, रेलवे डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो सब किस में होंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक हेड है, वो कितने स्टेट्स को देखता है, सारी स्टेट्स को देखता है। कौन सी, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुआ, मध्य प्रदेश हुआ। अब इन सब के अंदर भी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक फाइनेंस मिनिस्टर बैठा रखा है। ठीक है ना। अब फाइनेंस मिनिस्टर को कौन रिपोर्ट करता है, स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर। स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, जो स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर है ना, डेट इज सी लेवल, वो है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल। अब उसने अपने अंडर में बहुत सारे लोगों को काम पे लगा रखा है। अब आया बेटा समझ में, आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल काम करता है। ठीक है, तो इट डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। ये डायरेक्टली लोगों, वर्कफोर्स यानी कि जो लेबर लोग होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली कौन होता है, थर्ड लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। इनका काम क्या होता है, इनका काम वही होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने काम बताया है। ठीक है ना, उसको करवाना। तो मिडिल लेवल का क्या हुआ, मिडिल लेवल का काम हुआ उनका काम समझाना, किसको, सुपरवाइजरी को, और सुपरवाइजरी का काम है काम को करवाना। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, फिर है थर्ड पॉइंट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स। वो डायरेक्ट लेबर के कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो वो लोग उनसे बात कर सकते हैं। एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स, और वो लोग अपना इंस्ट्रक्शन, देखिए तो एक चेन हो गई, प्राइम मिनिस्टर, डिपार्टमेंट हेड फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट के मिनिस्टर्स में कांटेक्ट में है, और स्टेट का मिनिस्टर डायरेक्टली लेबर के कांटेक्ट में है। तो लेबर अपनी रिपोर्ट किसको देता है, स्टेट के मिनिस्टर को, स्टेट का मिनिस्टर किसको देता है, फाइनेंस मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर किसको देता है, मोदी जी को। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी चेन बनी हुई है। ठीक है, तो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इंटरेक्ट, ये लोग किससे इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली लेबर से, वर्कफोर्स से, और उनकी जो भी बात है वो कहाँ तक पहुँचाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचा देते हैं। तो तीनों लेवल्स बेटा आपको अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं आए हैं? आ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कौन कौन से काम हमारा मैनेजमेंट करता है। डेफिनेशन याद आई सबको, ठीक है, मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वहाँ से ही सारे फंक्शंस बने हैं। क्या है, प्लानिंग करता है हमारा मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज करता है। शादी वाला एग्जांपल याद है ना, हाँ वो याद रखना, भूलना मत। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। वापस देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने ये एक सीधा साधा बच्चा है, कौन, ये, यस, ठीक है ना, ये, ठीक है, ये एक बहुत सीधा साधा बच्चा है। इस बच्चे की हमको क्या करवानी है, शादी करवानी है। क्या करवानी है, इसकी शादी करवानी है। अब शादी करवानी है तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना। हाँ लड़की ढूंढ ली है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर लड़की ढूंढेंगे। अरे बेटा लड़की ढूंढ ली है तभी तो शादी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लड़की ढूंढने के बाद में हमको प्लानिंग करनी है। क्या प्लानिंग करनी है कि भैया जगह कौन सी होगी, प्लेस, ठीक है ना, प्लेस, कहाँ पे करेंगे शादी, डेट क्या होगी, ये सब किसका काम हुआ, प्लानिंग का। अब है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब एक लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या काम करना है, जैसे कि शादी के कार्ड बांटने हैं, ठीक है ना, हलवाई को बुक करना है, केटरिंग वाला बुक करना है, फ्लावर डेकोरेशन वाला। फिर स्टाफिंग, यानी कि कौन कौन इस काम को करेगा, तो उसकी लिस्ट, भैया शादी वाला बांटने का काम कौन करेगा, भैया करेंगे, ठीक है ना। कार्ड कौन बांटेगा, फूफा जी बांटेंगे कार्ड, ठीक है ना। हलवाई को कौन बुक करेगा, नाना जी हलवाई को बुक करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमने काम को बांट दिया, दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। अब डायरेक्टिंग, अब देखेंगे कि भाई ये काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। काम बांटने के बाद में देखना भी तो है, चेक भी तो करना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। उसके लिए हमने पर्सन अपॉइंट कर दिया कि कौन इस काम को करेगा, ठीक है ना, और इनसे करवाएगा। मान लीजिए भैया ने मना कर दिया, फूफा जी ने मना कर दिया, नाना जी ने मना कर दिया, तो इनसे करवाने वाला होना चाहिए, या ये नहीं करे तो इनके बिहाफ पे कौन करेगा, ये सब चीज़ें किस में आएगी, डायरेक्टिंग में। और लास्ट में फिफ्थ है कंट्रोलिंग। एक बजट तो बनाएंगे कि भैया हमको शादी में कितने रुपए पूरे करने हैं, 50 लाख रुपए पूरे करने हैं, तो हर चीज़ का बजट बन जाएगा कि भैया जगह में इतने, ठीक है ना, कार्ड में इतने पैसे, हलवाई को इतने देने हैं। और कहीं भी बजट अगर ऊपर नीचे होगा तो उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल। मान लीजिए हमको लग रहा है कि खाने में बजट ज़्यादा लग रहा है तो लोगों को कम कर देंगे, हमको लग रहा है कि कार्ड्स में बजट ज़्यादा लग रहा है तो कम रुपए वाला कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक बजट बनाएंगे, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया क्या काम होता है। तो ऐसे ही अब एग्ज़ाम में शादी मत लिख के आ जाना, ठीक है ना। आप लोगों को एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हमको एग्ज़ाम में इनको लिखना है। सो प्लानिंग में क्या लिखेंगे, प्लानिंग में होता है कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना एंड टारगेट बनाना एंड फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान। और प्लान बनाना, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड व्हाट वी वांट टू रीच, जिससे हमको ये पता लग जाएगा कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। प्लानिंग हो गई। इसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, जिससे होता क्या है, हम कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। अगर हमने प्लानिंग करी है तो हमको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, ठीक है, एस्टैब्लिश अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एंड अलोकेट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक प्लान। हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर जगह हम लोग कि कौन क्या काम करेगा, इन्वॉल्व असाइन ड्यूटीज असाइन कर देंगे, टास्क बना देंगे, ग्रुप्स बना देंगे, ठीक है। नाउ फाइंडिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सन। थर्ड में क्या है, हम लोग ढूंढेंगे और सही आदमी को सही जगह प्लेस करेंगे। मैंने कहा ना शादी का कार्ड कौन, ये सब। तीसरा स्टाफिंग, यानी कि इसका मतलब है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम। इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, लोगों को सेलेक्ट करना, यानी कि लोगों को लाना, सेलेक्ट करना, उनको उनका काम बताना। इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सारा काम किस में होता है, स्टाफिंग में होता है। फिर है बेटा डायरेक्टिंग, रेफरिंग टू लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग द स्टाफ
चूजन टू परफॉर्म द असाइनिंग टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टास्क दिया गया है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्ट में कंट्रोलिंग रेफर्स टू मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड सेट करना, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन फॉर एनी डेविएशन। और अगर कोई भी चीज़ ऊपर और नीचे होगी हमारे एक्शंस के अकॉर्डिंग तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा काम कौन करता है? मैनेजमेंट। इन शॉर्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कल आज का लेक्चर? मज़ा आया? ठीक है, सो थैंक यू सो मच। कल हम मोस्ट प्रॉब्ली इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अगर कल हम लोगों को टाइम मिल गया तो हम लोग कुछ केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस भी करेंगे इस चैप्टर की। अदरवाइज़ हम लोग हमारे 4th लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की ज़रूर सॉल्व करेंगे। टिल देन बी सेफ इन योर होम्स। थैंक यू सो मच।